नमस्कार। कल हमने इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब अगर इशू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन को हम अगर स्टार्ट करें तो इसके कहने का मीनिंग है कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसमें जब शोधन की जो प्रक्रिया होगी वह किस प्रकार की होगी या शोधन किस प्रकार का होगा। तो जब कभी डिबेंचर इस प्रकार से निर्गमित किए जाते हैं जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि उनका शोधन प्रीमियम पर होगा, तो नेचुरली प्रीमियम जो है वह कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है और कैपिटल लॉस जो है उसका पेमेंट हमें कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट में से हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता पड़ता है कि हमारे डिबेंचर का इशू जो हुआ है और उनका रिडेम्पशन हमें प्रीमियम पे करना है, तो इस कंडीशन में जिस समय कंपनी इशू करती है उसी समय हमें रिडेम्पशन के लिए जो प्रीमियम देनी है उसका भी राइट ऑफ करने का कार्य प्रारंभ कर लेना चाहिए। तो इस संबंध में जो नियम दिए हुए हैं, अगर हम किस प्रकार के डिबेंचर इशू करते हैं और किस प्रकार से रिडीम करते हैं, तो प्रत्येक के संबंध में अलग अलग की प्रविष्टियाँ दी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू मैं आपके सामने नोट्स ला रही हूँ। इसमें ये दिया हुआ है कि पहली कंडीशन है कि डिबेंचर इशू एट पार किए गए हैं और उनका रिडेम्पशन भी एट पार है। तो ऐसी कंडीशन में कोई विशेष एंट्री नहीं होती है, सिंपल 2 एंट्रियाँ की जाएंगी। जैसे कि हमने एप्लीकेशन के समय मनी प्राप्त कर ली है, तो हम इशू भी पार पे कर रहे हैं, रिडीम भी पार पे कर रहे हैं, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसी प्रकार से अलॉटमेंट की एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और जब हमें पेमेंट करना होगा तब हम डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, क्योंकि ये एट पार वैल्यू पर है। सेकेंड वन कंडीशन आती है डिबेंचर इशू एट पार एंड टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब ये कंडीशन हमारे लिए कुछ मायने रखती है कि हमने डिबेंचर जो इशू किए हैं वह पार वैल्यू पर हैं, लेकिन जब उनका रिडेम्पशन किया जाएगा तो प्रीमियम पे होगा। तो जब हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे तो निश्चित रूप से एक तरह से हमारे कंपनी के लिए लॉस है, तो इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे कैपिटल गेंस कैपिटल प्रॉफिट से या रेवेन्यू प्रॉफिट से। तो जब कभी डिबेंचर इशू एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम है तो हमारी जो एंट्री बनेगी वह होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिस समय हमें इसके संबंध में राशि प्राप्त हो रही है। फिर दूसरी एंट्री ऑन अलॉटमेंट पर बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में जो अमाउंट लिखा जाएगा वह जो प्रीमियम दी जाएगी रिडेम्पशन के समय वह राशि लिखी जाएगी। तो पुनः एंट्री वापस बोल रही हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसमें अमाउंट क्या क्या आएगा, पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में जितनी राशि हमने पहली एंट्री में रिसीव की थी। दूसरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में वह प्रीमियम की राशि जो कि रिडेम्पशन पे हमको पे करनी है। टू डिबेंचर में एट पार वैल्यू आ जाएगा। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में जो रिडेम्पशन के समय हमें प्रीमियम देना है। तो कहने का मीनिंग है कि जो रिडेम्पशन के समय हमें प्रीमियम देना है वह एक तरह से हमारा लॉस है, और लॉस जो दिखाया जाएगा वह नॉन करेंट लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा और एज ए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिखाया जाएगा। इसके बाद में थर्ड कंडीशन आती है डिबेंचर्स इशू एट पार एंड टू बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। अगर हमने पार वैल्यू पर डिबेंचर इशू किए हैं और डिस्काउंट पर उसका रिडम्पशन है, तो नेचुरली अगर डिस्काउंट पर हम रिडीम कर रहे हैं तो कंपनी के लिए फ़ायदा होगा। तो लेकिन इसमें केवल है ना पार वैल्यू वाली एंट्रीज की जाएंगी, क्योंकि जो लाभ होना है वह फ्यूचर में होना है और लाभ फ्यूचर में होना है उसके लिए कोई एंट्री
नहीं की जाएगी। केवल एट पार पर जो दो फर्स्ट टाइम या फर्स्ट कंडीशन में एंट्रीज बताई गई थी वही करनी है। डेट मीन्स पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकंड एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये इसके संबंध में। नेक्स्ट कंडीशन आती है डिवेंचर्स इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। इसमें दोनों प्रकार की बातें प्रीमियम की आ गई कि जब प्रीमियम पे करेंगे इशू तब कंपनी को लाभ होगा, जब रिडेम्पशन करेंगे प्रीमियम पे तो कंपनी को लॉस होगा। तो इस संबंध में जो पहली एंट्री बनेगी वह बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जितनी भी राशि हमें प्राप्त हुई है। सेकेंड एंट्री जो बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें जो 5 मदें हो गई, 2 डेबिट की और 3 क्रेडिट की। तो डेबिट में जो है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये एक्चुअल में जो पहली एंट्री में मनी रिसीव हुई थी उसके अर्थात प्रीमियम के साथ राशि जो जुड़ के पार वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों राशि जुड़ करके प्राप्त हुई थी। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो हम प्रीमियम रिडीमेबल के समय देंगे, रिडेम्पशन के समय देंगे, तो वह कंपनी के लिए लॉस है तो वह डेबिट हो जाएगा। टू डिवेंचर, डिवेंचर पार वैल्यू पे लिखे जाएंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वही रिडीमेबल रिडेम्पशन के समय दिया जाने वाला प्रीमियम। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो कंपनी के लिए लाभ था अर्थात लाभ के रूप में हमें प्राप्त हो रही थी। नेक्स्ट कंडीशन आती है डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। इस कंडीशन में इशू के समय भी कंपनी को लॉस है और रिडेम्पशन के समय भी लॉस है। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अर्थात जो कंपनी को राशि मिलेगी वह जितना भी फेस वैल्यू या पार वैल्यू है उसमें से डिस्काउंट को लेस करके लिखा जाएगा। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अर्थात सेकेंड एंट्री में 5 आइटम है, 3 डेबिट के एंड 2 क्रेडिट के। 3 डेबिट कर रहे हैं उसको मैं समझा रही हूँ। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट में डेबिट में अमाउंट वही लिखा जाएगा जो पहली एंट्री में हमें रिसीव हुआ था, अर्थात फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। सेकेंड वन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसमें जो हमने डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसमें ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर माने जो रिडेम्पशन के समय हम प्रीमियम देंगे वह राशि आ जाएगी। 2 डिवेंचर्स एट पार वैल्यू पे हो जाएगा और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर माना जो हम रिडेम्पशन पर प्रीमियम का पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिवेंचर्स इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो ये बड़ा सिंपल ही कंडीशन है कि कंपनी ने डिवेंचर जो इशू किए हैं वह प्रीमियम पे किए हैं। नेचुरली कंपनी को प्रीमियम जो मिलेगी वह प्रॉफिट है और रिडीमेबल एट पार है तो हमें सिंपल फेस वैल्यू के आधार पर ही उसका रिडेम्पशन करना है या पेमेंट करना है। तो इसकी एंट्री पहली हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें वह पूरा टोटल अमाउंट आ जाएगा माना फेस वैल्यू प्लस जो भी प्रीमियम मिल रही है। नेक्स्ट इसकी सेकेंड एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, माना सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट इसलिए क्योंकि कंपनी को एट ए प्रीमियम प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। नाउ नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी कंडीशन है उन कंडीशन में हमारे सामने एक आया है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब है कि अगर हमने रिडेम्पशन के समय प्रीमियम का पेमेंट भी किया है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहलाएगा। और अगर सेकंड पॉइंट आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अगर हमने इशू करते समय अगर डिस्काउंट दिया है तो उसको इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहेंगे। तो इन दोनों प्रकार के लॉसों को हम
कंपनी के किसी प्रकार के रिजर्व पड़े हैं या कैपिटल गेन पड़े हैं या रेवेन्यू प्रॉफिट पड़े हैं, उनमें से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके राइट ऑफ करने की एंट्री जो बनेगी वह बनेगी कैपिटल रिजर्व ऑब्लिक रेवेन्यू प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। इस प्रकार से ये लॉस दोनों राइट ऑफ किए जाएंगे। एक बात और बता दें कि ये जो लॉसेज हैं, ये जब तक राइट ऑफ नहीं हो जाते तब तक कंपनी किसी भी प्रकार के डिवेंचर का रिडेम्पशन नहीं कर सकती है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एंट्री आपको बताई है कि जो लॉसेज हैं या डिस्काउंट है वह हम कैपिटल गेन से या रेवेन्यू गेन से, प्रॉफिट से हम राइट ऑफ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहें कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में ये कहा गया है कि जो भी हम कंपनी जितने भी डिवेंचर इशू करती है और वह उनका रिडेम्पशन इशू डिस्काउंट पे करती है और उनका रिडेम्पशन एट प्रीमियम पर है, तो ये लॉसेज दोनों कंपनी के द्वारा पे किए जाते हैं और या राइट ऑफ किए जाते हैं, और ये उसी समय किए जाएंगे या उसी वर्ष किए जाएंगे जिस वर्ष में हमने डिवेंचर इशू किए हैं। तो उस वर्ष जो एंट्री बनेगी वह एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट हेडिंग हमारा डिवेंचर्स के संबंध में आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। हमारा कहने का मतलब है कि कंपनी जब भी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी के डिवेंचर्स पर फेस वैल्यू तो लिखी हुई होती है, उसके साथ साथ में कंपनी डिवेंचर्स पर कितना प्रतिवर्ष या वार्षिक या मंथली कंपनी के द्वारा प्रतिवर्ष या हाफेली या क्वार्टरली कितना उसको डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। तो उसके संबंध में ये दिया हुआ है कि कंपनी के द्वारा जितना भी ब्याज दिया जाता है वह एक तरह से फिक्स चार्ज है। ये फिक्स चार्ज ऑन प्रॉफिट है जो कंपनी को लाभ हो चाहे नहीं हो हर दशा में पेमेंट करना पड़ता है, और इसका भुगतान अक्सर हम ये देखते हैं को हाफ-ईयरली होता है। और अगर किसी प्रकार का कंपनी के जितने भी ये फिक्स कॉस्ट होती हैं उसके अंतर्गत इसे ब्याज को दिखाया जाता है। इसे हम साधारण ब्याज के अंदर शामिल नहीं करते हैं, अर्थात इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर शो इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के हेड में फिक्स कॉस्ट होता है उसमें दिखाया जाता है, इसे सिंपल इंटरेस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद में कभी कभी हम ये भी पढ़ते हैं या ये स्थिति आती है कि कंपनी के द्वारा जो भी ब्याज दिया जाता है तो ब्याज भुगतान करने से पहले आयकर प्रावधानों के अनुसार उनका जितना भी टैक्स बनता है वह कंपनी के द्वारा काट दिया जाता है और नेट इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। तो कंपनी का ये दायित्व बनता है कि जैसे ही ब्याज की कटौती की गई है तो वह सरकारी कोष में अगले माह की 7 तारीख तक ऋण पत्रधारी के नाम से वह राशि जमा हो जानी चाहिए। और इस प्रकार से जब राशि जमा हो जाती है तो उसके बदले में सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। वह प्रमाण पत्र हम ऋण पत्रधारी या हम डिवेंचर होल्डर को भेज देते हैं, जिससे कि वह अपने व्यक्तिगत आयकर के समय अपने आप समायोजित करता रहता है। अर्थात इस प्रकार का जो ब्याज काटा जाता है कंपनी के द्वारा, इस प्रकार से ब्याज में से जो कर काटा जाता है कंपनी के द्वारा वह उसको कहते हैं टैक्स एट सोर्स, या जिसे हम कह रहे हैं टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। तो इसके संबंध में भी कुछ एंट्रीज दी हुई हैं, ऋण पत्रों पर ब्याज, उद्गम स्थान पर कटौती या टैक्स डिडक्ट एट सोर्स।
तो इसके संबंध में जो पहली एंट्री दी जाती है वो है जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है तो फर्स्ट एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, अर्थात जो डिवेंचर इंटरेस्ट है वह डेबिट हो जाएगा, कंपनी के लिए ये खर्चा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और जिससे दिया जाता है डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है, और डिवेंचर होल्डर का जितना टैक्स बनता है उसमें से अगर काटा गया है तो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। तो पहली एंट्री बन जाती है डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। सेकेंड वन एंट्री बनेगी जब हम डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये जो पेमेंट होगा वह नेट इंटरेस्ट होगा, डेट मीन्स ग्रॉस इंटरेस्ट माइनस टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, बाकी जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वह उसको नेट इंटरेस्ट कहते हैं। इसी प्रकार से अगर इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में हस्तांतरित किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, इसमें कंपनी के द्वारा जितने भी टोटल इंटरेस्ट होगा वह लिखा जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी के द्वारा जब सरकारी खजाने में टैक्स डिडक्ट एट सोर्स जमा करवाया जाता है तो उसकी एंट्री बन जाएगी टैक्स डिडक्ट एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस प्रकार से अगर कंपनी के द्वारा टैक्स काट करके डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट का, तो हमें 4 एंट्री करनी पड़ती है। और यदि नेक्स्ट कंडीशन आती है कि यदि कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों पे जो भी ब्याज बनता है उसमें से आयकर की कटौती नहीं की जाती है, तो सिंपल एक एंट्री बनेगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अर्थात जो भी ब्याज का भुगतान करना है उसके संबंध में सिंपल एंट्री है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। थैंक यू।